अस्सलाम वालेकुम जी. आई होप यू आर डूइंग गुड. दिस इज़ एडवोकेट उस्मान आबिद एंड यू आर वाचिंग द लॉ सेशन. हम आज से सीपीसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं. सीपीसी शुरू से लेके आखिर तक करेंगे और इसको मैं इस तरह नहीं करूँगा कि पहले सारे सेक्शंस कर लो उसके बाद सारे ऑर्डर्स करो. हम इसको उस तरतीब में पढ़ेंगे जिस तरतीब में इसको पढ़ा जाना चाहिए. सेक्शंस को ऑर्डर्स के साथ मैच करके फिर पढ़ना चाहिए. मैं अपनी तरतीब में जाऊंगा. मैंने इससे पहले एक वीडियो भी बनाई थी कि सीपीसी को किस तरह पढ़ना चाहिए. मेरी तरतीब ऑलमोस्ट वही होगी. सेकेंडली, कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी सीपीसी में बना चुका हूं जो कि मैंने लॉ गेट वालों के लिए बनाई थी. वो वीडियोस मैं रिपीट नहीं करूंगा. उन सेक्शंस और ऑर्डर्स पे मैं वीडियोस दोबारा नहीं बनूंगा क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बना दी हुई हैं. मैं उनका हवाला दे दिया करूंगा कि इस पे वीडियो मौजूद है. बट जो वीडियोस जो जिन सेक्शंस पे जिन ऑर्डर्स पे हमारी वीडियोस नहीं है वो सारी की सारी बनाएंगे. लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 2 से. ये डेफिनेशन क्लॉज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसमें डिक्री की डेफिनेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है. बट जो पहली डेफिनेशन है दैट इज़ कोड. कोड इंक्लूड्स रूल्स. अब सिंपल वर्ड्स में कह दिया गया कि इसमें जो रूल्स बताए गए हैं जो ऑर्डर्स में आते हैं वो भी इस कोड में इंक्लूड है. यानी कोड, ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है ये दो पार्ट्स में है. नंबर 1 सेक्शंस में और नंबर 2 ऑर्डर्स. और ऑर्डर्स में जो रूल्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं इस कोड में. सेकेंड सबसेक्शन 2 में डेफिनेशन दी है डिक्री की. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in a suit. पहली बात, ये जो डिक्री आएगी, जो डिक्री पास की जाएगी ये एक सूट में पास की जाएगी. जो आखिरी वर्ड था इन अ सूट, ये हमेशा एक दावे में पास की जाएगी इस डेफिनेशन के मुताबिक. सेकेंडली, अगर इसकी डेफिनेशन को देखें, डिक्री मींस फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन. दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है जिनमें से पहले हम देखते हैं एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन मींस जुडिशल डिसीजन जो कि कोर्ट ने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करके पार्टीज के दरमियान फैसला किया है उसको एडजुडिकेशन कहते हैं. फॉर्मल एक्सप्रेशन, उस फैसले का फॉर्मल एक्सप्रेशन. अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि ये एक रिटन फॉर्म में होगा. देखें, जो डिक्री शीट होती है ये हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है. पहले कोर्ट अपनी जजमेंट देती है उसके बाद डिक्री आती है. अब ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है उस एडजुडिकेशन का, उस फैसले का जो कि कोर्ट ने किया है. फॉर्मल एक्सप्रेशन का मतलब यही है, आ रहा है कि ये रिटन फॉर्म में होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट सिर्फ एक जजमेंट पास करे उसके बाद रिटन में ना दे और कह दे कि डिक्री ये है कि फ़लाने का ये राइट है, फ़लाने का ये राइट है. ऐसे नहीं होता. फॉर्मल एक्सप्रेशन मींस कि एक्सप्रेस कर रही है कोर्ट अपने उस जुडिशल डिसीजन को फॉर्मली, एक फॉर्म में, एक रिटन फॉर्म में. ये इसका मतलब है. डिक्री मींस द फॉर्मल दैट फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट. यानी जो कोर्ट एक्सप्रेस कर रही है उसके जुडिशल डिसीजन का फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है डिक्री. मैं एंड पे एक डिक्री शीट की आपको इसमें फॉर्म भी दिखा दूंगा कि ये डिक्री शीट होता क्या है. अब आगे इस डेफिनेशन में कह रहे हैं कंक्लूसिवली डिटरमिन्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन अ सूट. कि ये जो डिक्री शीट होगी, जो ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा किसी भी जुडिशल डिसीजन का, ये करेगा ये कंक्लूसिवली, मुकम्मल तौर पर, फाइनली, हर लिहाज से डिटरमिन कर देगा जो पार्टीज़ के राइट्स हैं उनको इस डिक्री शीट में. देखिए, जो जजमेंट आती है उसमें कोर्ट क्या करती है कि कोर्ट अपना पूरा फाइंडिंग्स देती है हर इश्यूज़ पे, ब्रीफ फैक्ट्स देती है, फिर इश्यूज़ बताए जाते हैं, फिर इश्यूज़ वाइज कोर्ट अपनी फाइंडिंग दे के एंड पे बता देती है कि क्या ये जो सूट फाइल किया गया था ये डिक्री हो रहा है या डिसमिस हो रहा है. कोर्ट ये बताती है अपनी जजमेंट में. बट पार्टीज़ के वो जो जजमेंट आई है, तो अभी लाइट चली गई थी, ये कोई 15 से 20 मिनट लाइट गई है, अब रात के 1:30 बजने वाले हैं.
इनको आज पता था कि उस्मान ने आज सीपीसी को स्टार्ट करना है, तो लाइट भेज दो, थोड़ा सा तंग होगा। एनी हो, फिर शुरू करते हैं जी। conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matter in controversy in a suit। यहाँ तक आ गया। देखें, मैं बात कर रहा था कि जो जजमेंट होती है, जजमेंट में क्या होता है कि जज साहब अपना ब्रीफ फैक्ट्स लिखते हैं, उसके बाद जो इश्यूज होते हैं पार्टीज़ के दरमियान उन पे फाइंडिंग अपनी देते हैं, और उसके बाद फिर जज साहब ये अपनी जजमेंट में लिखते हैं कि क्या इस दावे को वो डिक्री कर रहे हैं या इसको डिसमिस कर रहे हैं। सो ये होती है जजमेंट। लेकिन वहाँ पे जजमेंट में किस पार्टी का क्या राइट है वो नहीं बताया जाता, सिर्फ ये बताया जाता है कि दावा डिसमिस हो रहा है या डिक्री हो रहा है। जो डिक्री शीट आती है उसमें किस पार्टी का क्या राइट है उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसको शॉर्टली बता दिया जाता है कि ए का ये राइट है, बी का ये राइट है। सो ये होती है डिक्री शीट। जजमेंट में कभी भी राइट्स पार्टी के नहीं बताए जाते, पार्टीज़ के राइट को हमेशा डिक्री शीट जो बाद में आती है उसमें बताया जाता है। सो अभी तक जो डिक्री में बताया गया, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली, मुकम्मल तौर पे कोर्ट फाइनली बता देती है कि किसका क्या राइट है, डिटरमिन्स, वो डिटरमिन कर देती है राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन सूट। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिक्री में किसी एक मैटर से रिलेटेड कोई राइट्स को डिटरमिन करे, या जितने भी वहाँ पे मैटर्स हैं कंट्रोवर्सी के उनसे रिलेटेड पार्टीज़ के राइट डिटरमिन कर दिए जाते हैं। सो ये भी हो सकता है। एंड मे बी इधर प्रिलिमिनरी और फाइनल, और यहाँ पे डिक्री की काइंड्स जो इस सेक्शन में बताई गई हैं वो दो बता दी गई हैं, या तो डिक्री होगी प्रिलिमिनरी या होगी फाइनल। अब ये प्रिलिमिनरी और फाइनल क्या होती है? देखिए, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक सूट में काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, कुछ इश्यूज़ को कोर्ट शुरू में डिसाइड करके वहाँ पे उससे रिलेटेड डिक्री दे देती है और बाकी इश्यूज से रिलेटेड फिर प्रोसीडिंग्स चलती रहती हैं। अब अगर इसकी एग्जांपल लें तो फॉर इंस्टेंस एक पर्सन ने अगर एक सूट फाइल की है जिसमें उसने अपना पोजेशन भी क्लेम की है, या और उसके साथ उसने अपना ओनरशिप भी क्लेम की है, और उससे रिलेटेड फिर जो किसी दूसरे पर्सन की पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड मेजने प्रॉफिट, जिसको मीन प्रॉफिट भी कहते हैं, दोनों वर्ड्स ठीक हैं, वो भी क्लेम किए हुए। तो यहाँ पे हो सकता है कि कोर्ट जब सूट में शुरू में ही पहले पोजेशन के इशू को डिसाइड कर दे और उससे रिलेटेड डिक्री दे दे, उसके बाद फिर जो बाकी ओनरशिप का मैटर है या मेजने प्रॉफिट का मैटर है उससे रिलेटेड बाद में एविडेंस लेके तो फिर उससे रिलेटेड बाद में डिक्री दे, वो फाइनल। जो डिक्री पहले दे दी है पोजेशन से रिलेटेड उसको प्रिलिमिनरी डिक्री देंगे कहेंगे, और जो बाद में पूरे केस को डिस्पोज ऑफ कोर्ट करके जो डिक्री पास करती है उसको फाइनल डिक्री कहती है। तो यहाँ पे बता दिया कि डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। सेकेंडली, एक सूट में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज भी हो सकती हैं, लेकिन फाइनल डिक्री एक ही आएगी। फॉर इंस्टेंस, जैसे यहाँ पे एक कोर्ट ने पहले इशू डिसाइड कर दिया पोजेशन का, प्रिलिमिनरी डिक्री दे दी, उसके बाद हो सकता है कोर्ट ने डिसाइड कर दिया जो दूसरा इशू था उसका ओनरशिप का, वो डिसाइड कर दिया, और फाइनली फिर जाके पूरा वो डिसाइड किया उसमें मेजने प्रॉफिट से रिलेटेड भी। यहाँ पे जो फाइनल डिक्री होगी उसमें हमेशा प्रिलिमिनरी डिक्री का जिक्र होगा। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। फाइनल डिक्री में प्रिलिमिनरी डिक्रीज का हवाला होगा, उनके बारे में भी बताया जाएगा, प्लस एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्रीज हो सकती है लेकिन फाइनल डिक्री एक ही होगी। और यहाँ पे एक बात मैं और एक्सप्लेन कर दूँ, जो प्रिलिमिनरी डिक्री होती है उसको भी, उसके अगेंस्ट भी अपील फाइल की जाती है। अगर अपील फाइल हम जो टाइम पीरियड उसका प्रोवाइडेड है, अगर उसमें हम उसकी अपील फाइल नहीं करेंगे उस प्रिलिमिनरी डिक्री की, तो वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेगी। अब हो सकता है हमने उसकी अपील, किसी कोई कोर्ट ने एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की है, उसकी हमने अपील फाइल की और अपील में वो डिक्री जो है वो सेट असाइड हो गई,
तो उस दौरान अगर फाइनल डिक्री भी आ चुकी है तो वो उससे इफ़ेक्ट होगी। ये बड़ी टेक्निकल बातें हैं, ये जब हम अपील्स में जाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, बट अभी तक के लिए यहाँ पे हमें ज़हन में रखना है कि प्रीलिमिनरी डिक्री एक से ज़्यादा भी हो सकती है, फाइनल नहीं हो सकती। और प्रीलिमिनरी डिक्री अपीलेबल होती है, अगर हम उसको अपील उसकी नहीं करेंगे तो वो वहीं पे फाइनलिटी इख्तियार कर लेगी। फिर जब हम पूरा केस डिस्पोज ऑफ होता है और फाइनल डिक्री आता है उसमें फिर हाँ, अगर तो हमने प्रीलिमिनरी डिक्री की अपील फाइल नहीं की तो फिर उस अपील में हम उस प्रीलिमिनरी डिक्री को नहीं टच कर सकेंगे, वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है। सो अभी तक यहाँ पे बता दिया कि इस सेक्शन में कि डिक्री की दो काइंड्स होंगी, प्रीलिमिनरी डिक्री और फाइनल डिक्री। इट शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। पहली बात नेक्स्ट जो वो कर रहे हैं कि जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, देखें ऑर्डर 7 रूल 11 में आता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने सूट में, अपने प्लेंट में कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं दी, या सूट अंडर वैल्यूड है, या प्रॉपरली स्टैम्प्ड नहीं है, या वो जो सूट है वो बार्ड बाय लॉ है, तो इस सिचुएशन में जो 7-11 में उस दावे को, उस प्लेंट को रिजेक्ट किया जाएगा, वो डिक्री ही माना जाएगा, ये बताया गया। और सेकेंडली द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144। और दूसरा, पहला तो आ गया कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वो भी डिक्री कंसिडर होगा, प्लस जो सेक्शन 144 है ये रेस्टिट्यूशन ऑफ प्लेंट से रिलेटेड है, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन होती है, ये उससे रिलेटेड है। उसमें जो ऑर्डर आएगा वो भी डिक्री माना जाएगा। और इसके बाद जो तीसरा अटैच किया है, एन ऑर्डर अंडर रूल 60, 98, 99, 101 और 103 ऑफ ऑर्डर 21। अब ऑर्डर 21 के ये रूल्स बता दिए हैं कि इनमें जो ऑर्डर पास होगा वो भी डिक्री ही माना जाएगा। आगे बता रहे हैं बट शेल नॉट इंक्लूड, आगे दो वो सिचुएशंस बता रही हैं कि वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगे। अभी तक यहाँ पे आ गया कि डिक्री में इंक्लूड क्या होगा, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का ऑर्डर, फिर सेक्शन 144 के अंडर जो ऑर्डर, और तीसरा था ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन के जो रूल्स बताए गए हैं वो भी डिक्री में इंक्लूड होंगे। और कौन से इंक्लूड नहीं होंगे, नंबर 1, एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम ऑर्डर। अब ये देखें, जो ऑर्डर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, नंबर 1 अपीलेबल ऑर्डर्स और नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स। यहाँ पे कह रहे हैं जो अपीलेबल ऑर्डर्स हैं जिनकी लिस्ट बताई गई है हमें ऑर्डर 43 में, वो जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होंगे, पहली बात। और दूसरा, एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट, डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट का जो ऑर्डर होगा वो भी डिक्री में इंक्लूड नहीं होगा। अब ये डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट क्या होती है कि प्लेंटिफ ने अपना सूट फाइल किया है, उसके बाद फिर वो गैर हाजिर हो गया, वो कोर्ट में आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे फिर कोर्ट उसका प्लेंट जो है वो डिसमिस कर देती है, डिसमिस फॉर डिफ़ॉल्ट इसको कहते हैं। ये भी डिक्री में दो चीज़ें यहाँ पे मना कर रहे हैं कि वो इंक्लूड नहीं है, अपीलेबल ऑर्डर्स प्लस जो डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट होगी, कोई भी ऑर्डर इस किस्म का होगा वो डिक्री में इंक्लूड नहीं होगा। अब इस सेक्शन के साथ जो एक्सप्लेनेशन ऐड की है, अ डिक्री इज़ प्रीलिमिनरी, अब ये प्रीलिमिनरी का बता रहे हैं कि वो प्रीलिमिनरी डिक्री क्या होगी। अ डिक्री इज़ प्रीलिमिनरी व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग्स हैव टू बी टेकन बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ। वही बात आ गई कि प्रीलिमिनरी डिक्री ये होगी कि अभी सूट में फर्दर प्रोसीडिंग्स होनी है, किसी एक इशू से रिलेटेड कोर्ट ने डिसाइड कर दिया और उससे रिलेटेड डिक्री पास कर दी है। It is final when such adjudication completely disposes of the suit। और फाइनल डिक्री क्या होगी, जब उस सूट को कंप्लीटली उसको डिसाइड कर दिया जाएगा तो तब उसको कहा जाएगा ये फाइनल डिक्री, तब पास की जाएगी। इट मे बी पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल, ये पार्टली जो प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। देखिए ये डिक्री बड़ा इम्पोर्टेंट था। अब ये डिक्री का फॉर्म कैसा होता है वो मैं स्क्रीन पे चला देता हूँ। ये इस किस्म का एक डिक्री शीट होती है, ये हर सूट के एंड पे जब जजमेंट आती है उसको ये परसू करती है, उसके बाद ये डिक्री शीट कोर्ट की तरफ से इशू की जाती है और इसमें बताया जाता है कि कौन सी पार्टी के कौन से राइट्स हैं। अब डिक्री की यहाँ पे इस सेक्शन में दो काइंड्स बताई गई हैं
कि या तो डिक्री होगी प्रिलिमिनरी या फाइनल, बट इसके अलावा कुछ और काइंड्स भी हैं। कंसेंट डिक्री होती है, वो क्या होती है, यानी पार्टीज़ अगर उनमें राजीनामा हो जाए, सुलहनामा हो जाए और वो कोर्ट में कोई स्टेटमेंट्स दें, उसकी बेस पे जो डिक्री आएगी वो कंसेंट डिक्री होगी, और कंसेंट डिक्री अपीलेबल नहीं होती। उसके बाद होती है एक डिक्री एक्स पार्टी डिक्री। एक्स पार्टी डिक्री का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ आया, उसने सूट फाइल किया, उसके बाद जो डिफेंडेंट है वो आ ही नहीं रहा, वो अपीयर ही नहीं हुआ कोर्ट में, तो उसकी गैर मौजूदगी में एविडेंस वगैरह लेके कोर्ट अगर डिक्री पास करती है तो उसको एक्स पार्टी डिक्री कहते हैं। अब इसके बाद डिक्री के बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिक्री होल्डर, वो कौन होता है। सबसेक्शन 3 में बताया गया, डिक्री होल्डर मीन्स एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। तो डिक्री होल्डर वो पर्सन होगा जिसकी फेवर में डिक्री पास की गई है और ऐसा ऑर्डर या उसकी फेवर में पास किया गया जिसकी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, उसको डिक्री होल्डर कहते हैं। सबसेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट, अब ये इसमें बताया गया डिस्ट्रिक्ट क्या होती है, ये जुरिस्डिक्शन कोड की से रिलेटेड है। डिस्ट्रिक्ट मींस द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ अ प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ रीजनल जुरिस्डिक्शन हियर इन आफ्टर कॉल्ड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो उसका एरिया डिफाइंड होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। एंड इंक्लूड्स द लोकल लिमिट्स ऑफ द ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन ऑफ, और इसमें हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन होती है वो भी एक डिस्ट्रिक्ट ही कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट क्या होती है, फॉरेन कोर्ट मींस अ कोर्ट सिचुएटेड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान विच हैज़ नो अथॉरिटी इन पाकिस्तान, यानी ऐसी कोर्ट्स जो कि किसी फॉरेन कंट्री में है और उनमें पाकिस्तान में उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड और कंटिन्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट वर्ड होना चाहिए। देखें, ऐसी कोर्ट जैसे हम यूके की कोर्ट्स हैं, वहाँ पे क्या पाकिस्तानी लॉज अप्लाई होते हैं? नहीं, वो उनके अपने लॉज के अंडर, वो उनकी गवर्नमेंट के अंडर वो काम करती हैं, उनको फॉरेन कोर्ट्स कहती हैं किसी भी कंट्री में। यहाँ पे क्या है कि इसमें वो कोर्ट्स इंक्लूड नहीं है। अब ऐसे होता है समटाइम्स के कुछ ऐसी कोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान की लिमिट से बाहर है, लेकिन वो पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं। फॉर इंस्टेंस मुख्तलिफ एम्बेसीज में समटाइम्स जजेस को बिठा दिया जाता है और वो केसेस वगैरह ओवरसीज़ वगैरह के डिसाइड करते हैं। सो वो जो होंगे वो फॉरेन कोर्ट नहीं होगी, क्योंकि उन पे पाकिस्तानी लॉज अप्लाई हो रहे हैं और पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट के अंडर वो काम कर रही हैं। यहाँ पे फॉरेन कोर्ट का जब भी वर्ड आएगा, मतलब ये आएगा कि किसी फॉरेन कंट्री में है और वहाँ पे पाकिस्तानी लॉज अप्लाई नहीं है, वो वहाँ के लॉज के अंडर, वहाँ की गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं। फॉरेन जजमेंट मींस द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, किसी भी फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट आएगी उसको हम फॉरेन कोर्ट कहते हैं। नंबर 7 गवर्नमेंट प्लीडर, यानी गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं। गवर्नमेंट प्लीडर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एक्सप्रेसली इम्पोज्ड बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट्स में उनको वो ही अपॉइंट करेंगी, और जो फंक्शंस सीपीसी में बताए गए हैं उस गवर्नमेंट प्लीडर ने परफॉर्म करने हैं वो करेगा। एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट प्लीडर, और कोई ऐसा पर्सन, ऐसा प्लीडर जो कि उस गवर्नमेंट प्लीडर के अंडर काम कर रहा हो उसको भी हम गवर्नमेंट प्लीडर ही कहेंगे। नेक्स्ट इज जज। जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट, कोई भी सिविल कोर्ट का जो जज होगा उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं। नेक्स्ट इज जजमेंट। अब ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है। जजमेंट मीन्स स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। देखें, ये जजमेंट होती है, जो मैंने पहले भी जब डिक्री की हम डेफिनेशन कर रहे थे उसमें बताया था कि जो जजमेंट होती है वो कोर्ट की एक स्टेटमेंट होती है इस सेक्शन के मुताबिक, जिसमें जज साहब हर चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे, उसके बाद पार्टीज़ में जो इश्यूज़ फ्रेम किए गए हैं, ऐसे इश्यूज़ जो कि कंट्रोवर्सी है पार्टीज़ के दरमियान, जो एडमिशंस नहीं है वो ऑब्वियसली उनके दरमियान
डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं उनको इश्यूज़ कहते हैं, कोर्ट वो फ्रेम करती है। उसके बाद एविडेंस आती है, एविडेंस में किसने क्या कहा है उसकी बेसिस पे कोर्ट इश्यूज वाइज अपनी फाइंडिंग्स देती है कि इस इशू पे मेरा क्या फाइंडिंग है, इस इशू पे मेरी क्या फाइंडिंग है। उसके बाद कोर्ट अपनी रीजनिंग के साथ उस सूट को डिसाइड करती है या डिक्री करती है या उसको डिसमिस करती है। तो ये कोर्ट की जजमेंट होती है। इसकी बेस पे फिर डिक्री आती है जो कि डिक्री शीट बाद में उसके प्रिपेयर की जाती है। सो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। डिक्री शीट सिर्फ फॉर्मल एक्सप्रेशन है इसी जजमेंट का, जो फैसला किया गया उसकी बेस पे कोर्ट पार्टीज़ के राइट्स को डिटरमिन करके बता देती है भाई आपके ये राइट्स हैं। नेक्स्ट जजमेंट, जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बिन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। देखें, जो डिक्री होल्डर था वो ऐसा पर्सन था जिसकी फेवर में डिक्री आई है। जजमेंट डेटर वो पर्सन होगा जिसके अगेंस्ट डिक्री पास की गई है, जिसके अगेंस्ट फैसला आया है या कोई एक ऐसा ऑर्डर उसके अगेंस्ट पास किया गया है जिसकी एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है, वो भी जजमेंट डेटर ही कहलाएगा। सो आज हम ये सब सेक्शन 10 तक रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड करूँ और इसको हम एज सुन एज पॉसिबल सीपीसी को कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।